यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस। अभी हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है कि इसमें जो संधारित्र जो हम जोड़ते हैं, ये संधारित्र इन सभी संधारित्रों में जो पहले प्लेटें होती हैं, जो प्रथम प्लेट होती है वो किसी एक बिंदु पर एक साथ जोड़ देते हैं, और इन संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें होती हैं, ये वाली प्लेट माइनस वाली, इनको किसी एक अन्य बिंदु पर एक साथ संयोजित कर देते हैं। बट इस संयोजन की खास बात क्या है कि प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो V एक समान होता है, और प्रत्येक संधारित्र पर उत्पन्न जो आवेश है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो यहां पर आप देखें, पहले इन पॉइंटों की बात कर ले, इनको पढ़ के बता रहा हूं मैं। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर एक समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। प्रत्येक संधारित्र का मतलब, ये संयोजन का मतलब है जोड़ना। तो ये तीन संधारित्र हमने इस प्रकार से जोड़ रखे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ रखे हैं ताकि इन पर, यानी कि इस प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान एक समान रहे। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। दूसरा है पहली प्लेटें एक बिंदु पर एवं दूसरी प्लेटें एक साथ किसी अन्य बिंदु से जुड़ी हों। इसका मतलब है जो जितने भी संधारित्र हैं, इनकी पहले प्लेटें, यानी कि जो पहली वाली जो प्लेटें हैं वो एक साथ एक बिंदु पर, और दूसरी प्लेटें एक साथ किसी अन्य बिंदु पर जुड़ी हुई हों। ठीक है, तो ऐसा संयोजन भी समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर इस संयोजन को तब काम में लेते हैं जब धारिता अधिक प्राप्त करनी होती है, यानी कि इस प्रकार का संयोजन तब काम में लेते हैं जब हमें परिपथ में धारिता का मान अधिक चाहिए। और श्रेणीक्रम कब काम में लेते हैं, जब हमें धारिता कम प्राप्त करनी हो, इसका उल्टा। फिर अगला पॉइंट क्या है, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर स्रोत बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, बैटरी के दोनों सिरों पर जितना विभवांतर है, यानी कि यहाँ पर अब V विभवांतर है, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर भी कितना होगा, V ही होगा। ये बात है। अब इस प्रकार से हमने तीन संधारित्र ले रखे हैं, इनको इस प्रकार से इन सब संधारित्रों में पहली प्लेटें बिंदु P पर और इनकी दूसरी प्लेटें एक साथ बिंदु N पर जोड़ रखी हैं। अब धन सिरे से माना कि यहां पर धन सिरे से बिंदु P पर माना कि Q आवेश पहुंचा, बिंदु P पर कितना आवेश पहुंचा, Q आवेश पहुंचा। तो Q आवेश पहुंचने के पश्चात ये तीन भागों में बट गया, 1, 2 और 3, तीन भागों में बंट गया। और ये संधारित्र कितना आवेश ग्रहण करेगा, अपनी धारिता के अनुसार, यानी कि प्रत्येक संधारित्र अपनी धारिता के अनुसार आवेश ग्रहण कर लेगा। हमने माना कि ये संधारित्र है, इसने Q1 आवेश ग्रहण किया, इसने Q2 आवेश ग्रहण किया और इसने Q3 आवेश ग्रहण कर लिया। और प्रेरण के कारण, जैसे ये वाली प्लेट है, इसने प्लस Q1 आवेश ग्रहण किया, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस Q1 आवेश उपस्थित हो जाएगा, और इसका जो प्लस है वह यहां से होता हुआ बिंदु N पर पहुंचेगा, और N से फिर यहां बैटरी के ऋण टर्मिनल पर वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। तो कहने का मतलब है, हमें अब की बार क्या देखना है कि पहले वाले में तो V आया था विभवांतर, वो V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया था, बट अब की बार जो आवेश है वो आया Q के रूप में, और Q1 Q2 और Q3 के रूप में डिवाइड हो गया। बस फॉर्मूला वही काम में लेना है। सूत्र मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, जो सूत्र हम काम में लेने वाले हैं, सूत्र क्या काम में लेने वाले हैं, वही C = Q/V, और अब की बार हमें Q का मान चाहिए, तो Q = CV, ये वाला सूत्र हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब यही लिखने वाले हैं, प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश, प्रथम संधारित्र पर Q1 है, तो Q1 = C1V, Q2 = C2V और Q3 = C3V। क्यों? कि आवेश का फॉर्मूला Q = क्या होता है, CV। यहां पर क्या है, Q1 C1, Q2 C2 और Q3, तो इस प्रकार से हमने तीन इक्वेशन बना ली। अब यहां पर हमें देखना है कि इनको हमने कुल आवेश कितना दिया था,
क्यू दिया था और 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो उस क्यू का मान इन तीनों की योग के बराबर होना चाहिए। यदि संयोजन का कुल आवेश Q व तुल्य धारिता Cp हो तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, नया फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके अनुसार कुल आवेश कितना है Q, कुल धारिता कितनी है Cp, और बैटरी से आरोपित कुल विभवांतर कितना है V, तो ये लिख दिया V। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 2, ठीक है। अतः कुल आवेश कुल आवेश कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q का मान ये रहा, CPV इज इक्वल टू Q1 का मान ये रहा, C1V प्लस Q2 का मान C2V प्लस इसका मान C3V। तो यहां पर क्या आया, CPV इज इक्वल टू V सब में कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया कैंसिल, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तुल्य धारिता आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों संधारित्रों की जो कुल धारिता है, यानी कि तुल्य धारिता, कुल या फिर तुल्य एक ही मतलब, तो तुल्य धारिता वो कितनी है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, नॉर्मल बात है। अब यदि हम 3 संधारित्रों की जगह यहां पर n संधारित्र काम में ले लें, यदि संयोजन में n संधारित्र हो तो, यदि संयोजन में n संधारित्र हो तो संयोजन की तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश प्लस Cn, ठीक है, सिंपल है। अब मान लीजिए कि आपके पास में 3 संधारित्र हैं, C1 और C2 श्रेणी क्रम में समांतर क्रम इस प्रकार से जोड़े गए हैं। इसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड, इसकी 3 माइक्रोफेरेड और इसकी 5 माइक्रोफेरेड है, तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे C1 C2 और C3 का मान लिख देंगे, और मान लिखकर सीधा आंसर कितना आ गया 10 माइक्रोफेरेड। दूसरी बात यह है कि इस संधारित्र की धारिता आपने 2 ली, इसकी 3 ली और इसकी कितनी ली 5 ली। अब जो Cp का मान आया, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो Cp इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 5 और ये 10 माइक्रोफेरेड हो गया। मान लीजिए ये माइक्रोफेरेड में है तो ठीक है। तो कहने का मतलब है जो तुल्य धारिता का मान आया आपके पास में 10, ये 10 क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी बड़ा है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी क्या है बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे आपने श्रेणीक्रम संयोजन में भी देखा था कि मान लीजिए आपके पास में कोई ये संधारित्र है, लाइन थोड़ी टेढ़ी है, आप इसको सीधा समझे, और इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य आपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया,
जैसे मैंने ये वाला पराविद्युत पदार्थ पढ़ दिया इस प्रकार से। तो ये संधारित्र का कौन सा संयोजन हो गया? तो इस प्रकार का संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि अब यही क्रिया मैं इस प्रकार से कर दूं, जैसे पिछले वाले में देखा था आपने, इसको मैंने ऐसे बनाया था, अब यही क्रिया मैं इस प्रकार से कर दूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने तीन प्लेटें ली हैं, ये वाली 1, 2 और 3। तो ये तीनों संधारित्र कौन से क्रम में होंगे, यानी कि 3 संधारित्रों की भांति व्यवहार करेगा ये इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताऊं। ये बिंदु P और ये N, इसमें ये वाली लाइनें हैं और इसमें ये वाले और इसमें ये, ठीक है। इसका परावर्तनांक एप्सिलॉन r1 मान लेते हैं, इसका एप्सिलॉन r2 और इसका एप्सिलॉन r3, इसका एप्सिलॉन r2 और इसका एप्सिलॉन r3, इनकी धारिताएं C1, C2 और C3 इस प्रकार से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों धारिताओं इन तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होगी C का मान वो क्या होगा। सेम टू सेम इसी की तरह ही करना है, सेम टू सेम इसकी तरह ही करना है, ठीक है। और इसके बाद में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे परिपथ बना रहा हूं, बिंदु ए व बी के मध्य आपको तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। इसका मान मैं दे दूं 2 माइक्रोफेरेड, इसका मैं दे दूं 3 माइक्रोफेरेड और इसका भी मैंने मान दे दिया 3 माइक्रोफेरेड। तो बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये कौन से क्रम में है। तो सबसे पहले तो ये दो देखे हमने, तो ये दो समांतर क्रम है, तो पहले तो आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना है। फिर इन दो का क्या बन जाएगा, एक संधारित्र बन जाएगा और फिर वो इसके किसके क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करके बताना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।